चलो यार शुरू करो। इन क्लासेस को जाहिर बात है इसमें कोई थोड़ी बहुत ही हमारी यानी कि अगर 12-6 घंटे की 2 क्लासें हैं तो उसमें कोई 3-4 घंटे की नई चीज़ें भी होंगी, लेकिन पुरानी को तो आपने घर बैठ के रिवाइज़ करना था, समझ लें इधर बैठ के रिवाइज़ करें। अब ज़िब्रा वाला सवाल किया हमने जैसे, तो ज़िब्रा वाला सवाल के अंदर वो IAS 38 के कॉन्सेप्ट से रिवाइज़ हुए हैं, तो फिर फाइनल अकाउंट का हमने सवाल किया तो IAS 10 वाले कॉन्सेप्ट ही रिवाइज़ हुए हैं। ओके निकालो। अब तो वैसे ही रिवीजन सा एक सवाल है, IFRS 16 का सवाल निकालें, लासानी वाला क्वेश्चन बैंक में है। लासानी पेज 151। भाई ये बड़ा अच्छा सवाल, प्लीज़ की अच्छी रिवीजन हो जाएगी। लासानी लिमिटेड लीज्ड एन एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड, तो लासानी लेसी है, खान लिमिटेड लेसर है। फॉलोइंग एट द टर्म्स ऑफ लीज एग्रीमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज 6,25,000, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे IDC पेज 151, IDC पेड बाय खान लिमिटेड इज 1 लाख। खान लिमिटेड ने IDC पे किया 1 लाख। हाँ बांट दो आज वाले नोट्स, अभी ज़रूरत तो नहीं है सच, लेकिन बांट दो। IDC पेड बाय लेसर इज 1 लाख। डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज 1 लाख। फर्दर इंफॉर्मेशन, लासानी लिमिटेड reimbursed 60% of the IDC to lesser. Guaranteed and unguaranteed residual value was 20,000 and 30,000 respectively. Incremental borrowing rate was 10%. Khan Limited required rate of return was 15%. Cost of capital was 15%. Was 12% and lease term is 5 years. अच्छा जी, अब इस सवाल के अंदर जो है वो लिख लें रेंटल मिसिंग है, तो इस सवाल में लिखें रेंटल मिसिंग है और रजिस्टर निकालें और अब लिखें इफ रेंटल्स आर मिसिंग, if rentals are missing then we will use formula of lesser, then we will use formula of lesser, we will use following formula of lesser, we will use following formula of lesser. लेसर का फॉर्मूला लिखें, फेयर वैल्यू, लेसर का फॉर्मूला लिखें, फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर, फेयर वैल्यू प्लस IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू PV ऑफ लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स प्लस PV ऑफ UGRV, कैलकुलेटर दीजिएगा, PV ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस PV ऑफ UGRV। अब ये फिगर्स आप ढूंढें। अच्छा और लिखें इन दिस फॉर्मूला ऑलवेज यूज इम्प्लिसिट रेट, इन दिस फॉर्मूला ऑलवेज यूज इम्प्लिसिट रेट, यही आपको लिखवाई थी बातें। चलें जी, अच्छा ये ना अभी मैं इन रेट्स को काट रहा हूँ, फिर मैं इनको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ आपको इनको क्या करना है।
जी, ये इसको ना आप वर्किंग वन समझिए, जो मर्जी समझिए, ये असल में क्वेश्चन का पार्ट है। इसको क्वेश्चन का पार्ट समझिएगा। इस वर्किंग को क्वेश्चन का पार्ट इसलिए समझिएगा कि क्वेश्चन में एक फिगर मिसिंग है और वो फिगर हम निकालना चाह रहे हैं। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। फेयर वैल्यू है जी 625। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट टोटल कितनी है? 1 लाख। लासानी कौन है? लेसी। लेसी रीइंबर्स 60% ऑफ आईडीसी टू लेसर। लेसी ने लेसर को कहा यार 60% आईडीसी मेरी तरफ से। बोले लेसर ने फिर कितनी बर्दाश्त की होगी? 40%। तो व्हाट इज द आईडीसी ऑफ लेसर? कैलकुलेटर के बगैर बताएं, व्हाट इज द आईडीसी ऑफ लेसर? लाख या लाख का 40%? पे कितनी की खान ने? पूरी। लेकिन इन द एंड बोन कितनी की? बर्दाश्त कितनी की? तो बस 40% लेसर की आईडीसी है। फेयर वैल्यू कितनी है? 6,25,000। आईडीसी ऑफ लेसर 40 इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो यहां कहीं आनी नहीं, पीवी ऑफ एलपी और पीवी ऑफ यूजीआर भी चाहिए, ये मैं बताऊंगा कहां आएगी। लासानी लिमिटेड रीइंबर्स इतने, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एंड अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 20 एंड 30। रेंटल्स मिसिंग है। लीज टर्म 5 इयर्स है। कहीं लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ लीज टर्म के रेंटल एंड पे पे होने हैं या शुरू में पे होने हैं? नहीं लिखा हुआ। ये तो डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ लीज टर्म है ना, रेंटल्स का तो नहीं लिखा हुआ एरियर में या एडवांस में। तो क्या एज्यूम कर लें? एरियर के अंदर है। अच्छा जी, आप बता दें लीज कितने साल की है? 5 साल की। रेंटल फर्ज करें 10,000 है, तो 10,000 इंटू करके शुरू करते हैं ना, या इसको आर आर कर लें, रेंटल आर इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट। हमेशा इंप्लिसिट रेट यूज करना है। खान लिमिटेड डिजायर्ड रेट, रिक्वायर्ड रेट, या इसका नाम मैंने इंप्लिसिट रेट भी बताया था। खान लिमिटेड डिजायर्ड रेट, रिक्वायर्ड रेट, साथ लिखें स्लैश इंप्लिसिट रेट। ये रेट इसका डिजायर्ड या रिक्वायर्ड रेट होता है, जिसको छुपा हुआ रेट भी कहते हैं लीज में। ये इंप्लिसिट रेट के 2 नाम है, डिजायर्ड रेट, रिक्वायर्ड रेट। जी, रिक्वायर्ड रेट कितने परसेंट है जी? 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस, ना 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 ना, इसको दूर भगाएं, अभी तो जीआरबी डालनी है, इसको जो दूर भगाएं, प्लस क्या डालनी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अभी तो जीआरबी बताएं कितनी है? 20,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 5, 5 साल, प्लस यूजीआरबी कितनी है जी? जीआरबी 20,000 और यूजीआरबी 30,000, 1.15 जी, 20 कर लो, सही कह रहे हो। और यूजीआरबी डालें आप 30 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर माइनस 5। तो आर को बैलेंस से ही निकाल लें। क्या चीज? आर है, एक्स है, जो मर्जी ले लें जी। कितना? 191। जी भाईजान, निकला है रेंटल? तो 5 साल तक हर साल कितना किराया देना है? 191। यार ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। रेंटल मिसिंग थे। अब ये देखो, ये लीज रिवाइज हो रही है, समझ लो जो आपने घर बैठ के करनी थी वो इधर हो रही है। तो इनको ज्यादा डोज ना महसूस किया करो इसको। रेंटल 191 लिखें जी। ऑब्वियसली हल्की फुल्की चीजें तो बीच में आएंगी नहीं भी। तो अब मैं ऐसा करने लगा हूं, सवाल में एक लाइन डालने लगा हूं, रेंटल मेरे कितने आ गए, और ये करके ना मैं ये वर्किंग मिटा देता हूं, ये करके ये वर्किंग मिटा देता हूं, ये करके ये वर्किंग मिटा देता हूं। डस्टर, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट है।
इसमें से जो फिगर निकालनी थी वो मैंने निकाल ली है, क्योंकि ऐसा ना हो इन इक्वेशंस को लेके आप कोई सवाल सॉल्व करने बैठे हो फिर परेशान हुए हो, तो इस इक्वेशन को आप मिटा दें। मैंने आपको चंद एहतियातें बताई थी, जरा याद रखें। चाहे सवाल लेसी का हो चाहे लेसर का हो, दोनों सूरतों में आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। जब भी रेंटल मिसिंग होंगे इम्प्लिसिट रेट डालना है, और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में अगर रेंटल मिसिंग हो तो भी आपने इम्प्लिसिट रेट ही डालना है, चाहे मार्केट रेट जो मर्जी हो, रेंटल निकालने में इम्प्लिसिट रेट डालना है, हमेशा इम्प्लिसिट रेट डालना है। और एक छोटी सी एहतियात इधर ये लिखवाई थी कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में आईडीसी आपने जीरो लेनी है, क्योंकि वो एक्सपेंस में डालता है। ये बस छोटी सी बात बताई थी। तो ये रेंटल निकल आए बस जी, बिल्कुल सेलिंग एक्सपेंस में डाल देगा जी। आप भाईजान सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लासानी एंड रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर 1। तो किसकी किताबों में एंट्रीज करनी है? लेसी की, लेसर की? लेसी की किताबों में एंट्रीज करनी है। अगला सवाल मेरा, अगर मैं लेसी की किताबों में एंट्रीज करना चाहता हूं तो लेसी की किताबों के अंदर मुझे ये बताएं, सोच के जरा सोच के, कि लेसी की किताबों में अगर मैं एंट्रीज करना चाहता हूं तो लेसी ने कौन सा रेट यूज करना है? लेसी ने कौन सा रेट यूज करना है? किताब का पेज निकालें। पेज नंबर 65, 64 का एंड, 64 के एंड पे पॉइंट 2, लेसी ने कौन सा रेट यूज करना है? लेसर्स क्या लिखा हुआ है? लेसर्स पॉइंट 2, लेसर रिक्वायर्ड रेट, इम्प्लिसिट रेट रिटर्न, कोटेड रेट, एक्सपेक्टेड रेट, कई नाम है इसके, लेकिन नीचे एक और बात लिखी हुई है, अगर ये रेट उसे पता ना हो तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज कर लेगा। तो भाईजान इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट गिवन है, लेकिन ये मैं ब्रैकेट वाली बात फिलहाल काट रहा हूं। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट भी गिवन है, इम्प्लिसिट रेट भी गिवन है, और सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि लेसी को ये रेट पता नहीं है। ये वाला अगर सवाल में लिखा होता लेसी को ये रेट पता नहीं है फिर और बात थी, अभी तो लेसी को पता है ये रेट सवाल में अवेलेबल है। तो अब तो बोल दें हम 10% रेट यूज करें या 15%। तो अगर लेसी को लेसर का रेट पता है तो लेसी भी लेसर का रेट ही यूज करेगा। डन हो गया? अच्छा, पहली बात ये होगी, इस लाइन को मैं फिर काट देता हूं क्योंकि ये फिलहाल रेलेवेंट नहीं है। अगली बात कहां है जी? नहीं, वो मैं आपको जरा वो दिखाऊं ना लीज में पहले। अब सवाल किसका जी? जब पेपर में डिसाइड हो जाए लेसी का सवाल है तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोगों ने आना है समरी पे, और समरी पे आकर देखना है पेज नंबर 62, इधर देख लें बस कि लेसी का सवाल कैसे शुरू होगा। कैसे शुरू होगा जी? एलपी प्लस पीवी ऑफ एलपी। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल परचेज ऑप्शन, वो अवेलेबल नहीं है। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी, जीआरवी गिवन है। तो जब भी लेसी का सवाल शुरू करना है तो इस पेज पे आया करना है, लेसर का सवाल शुरू करना है इस पेज पे आया करना है। ये सारे सवाल लेसी का हो, लेसी का हो, लेसर का हो, ये सारी समरीज हैं। वो समरीज खोलनी है और समरीज में आके आपने आखिरी दिनों में जो रिवीजन करनी है तो वर्किंग वाला कॉलम देखा करना है। तो वर्किंग वाला कॉलम देख के हम लीज पेमेंट से सवाल शुरू करते हैं। चलें जी, अब इसको वर्किंग नंबर 2 कहते हैं क्योंकि वर्किंग नंबर 1 तो सवाल का पार्ट थी। तो वर्किंग नंबर 2 जी, लीज पेमेंट्स छोड़े परे, बस डायरेक्ट पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स निकालते हैं जी। पीवी ऑफ लीज पेमेंट में क्या क्या आएगा? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन है ही नहीं, जीआरवी गिवन है। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी। डाउन पेमेंट सवाल में नहीं है। रेंटल अभी निकालने हैं 1 इंटू 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय पॉइंट। अब आपने नजर भी नहीं मारनी वर्किंग 1 की तरफ, वो सवाल के लिए कुछ चीज मिसिंग थी वो निकाल ली और फारिग कर दी। अच्छा यार, जीआरवी ना, इस पे एक बहस है जो मैंने रोक के रखी हुई है, वो मैंने आपसे कल करनी है। आप ये ना कहिएगा कि पास्ट में कुछ गलत बताया जाता रहे, पास्ट में भी बिल्कुल सही बताया जाता रहे।
कल मैंने आपसे आते ही एक बहस करनी है, या हो सकता है अगली क्लास में मैं शिफ्ट कर दूं, उसमें मैंने आपसे डिस्कस करने के कभी कभी लेसी की जीआरवी गिवन होगी और आप इग्नोर कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपसे नहीं डिस्कस हुआ हुआ क्लास में, खुद रोक के रखा हुआ था, चीजें मिक्सअप हो जाती है ना, ज्यादा चीजें पढ़े हो तो बंदा। तो कभी कभी लेसी की जीआरवी गिवन होगी और इग्नोर कर देंगे। तो आपके जहनों में सवाल आएगा पिछले सवालों में क्यों नहीं इग्नोर करते थे, तो होल्ड ऑन यार, होल्ड ऑन, सब्र कर लें, कल के दिन का इंतजार कर लें, अगली क्लास का इंतजार कर लें। डन जी। तो इस सवाल में लेसी की जीआरवी गिवन है फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा लें अपनी किताब पे, लेसी की जीआरवी गिवन है, पता नहीं क्यों सर ने इग्नोर करा दी, ये क्वेश्चन मार्क लगा लें। इसका हल अगली या उससे अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 6 पे लिख लो, क्वेश्चन 6 पे, लासानी पे, क्वेश्चन 6 पे, इसमें लेसी की जीआरवी गिवन है, पता नहीं क्यों इग्नोर करा दिया, और क्वेश्चन मार्क लगा दें इसको। नहीं अप्रैल में डिस्कस नहीं करेंगे यार, मार्च में तो पेपर है, हद होगी। अच्छा जी, चलें जी, डन। पीवी बताएं। 640 डन जी। अच्छा अब क्या बनेगा, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। डेट बताएं, 1 जनवरी ईयर 1, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 31/12 ईयर 1, बोलो जी। रेंटल 191, इंटरेस्ट 15%, 96, प्रिंसिपल 95, बैलेंस 545 डन जी। चलो आ जाओ इधर, कैलकुलेशंस करते हैं साथ साथ भी, अब सवाल घर जाके नहीं करना आपने दोबारा। चलो आ जाओ, डन जी। ये देख ली वर्किंग 1, हथियारों को यूज करना जरा समझें, हथियार आपके पास मौजूद हैं, सिर्फ यूज करने हैं आपने। पेज नंबर 62 पे हैं हम। इसके बाद ये जरा एंट्रीज हैं, इन पे भी नजर मार लें। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी किससे रिकॉर्ड होगी, लेकिन ये एंट्रीज कर देने से भी राइट ऑफ यूज का पेट नहीं भरता। लीज लाइबिलिटी का पेट भर जाता है, वो पेट अब खाली करना है लीज लाइबिलिटी डेबिट करके, वो पेट भर गया लीज लाइबिलिटी का, लीज लाइबिलिटी का पेट अब खाली करना है बस। पेट किसका नहीं भरता इस एंट्री के बाद, राइट ऑफ यूज में फिर आप आईडीसी डालें लेसी की, ये लेसी का सवाल हो रहा है, राइट ऑफ यूज में लेसी की आईडीसी डालें, राइट ऑफ यूज में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग डालें, राइट ऑफ यूज में एसेट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट डालें, राइट ऑफ यूज में एसेट की ट्रांसपोर्टेशन डालें। राइट ऑफ यूज तो माशाल्लाह मोटा है, उसका पेट नहीं भरेगा इस एंट्री से। तो पहली एंट्री मुझे करवा दें, फिर उसके बाद अगली एंट्रीज मैं बाद में करता हूं, पहली एंट्री मुझे करवा दें। राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, कितने से जी, ये एंट्री किससे होनी है मोहतरम, पीवी से, कितनी 640। ये देखें इधर, ये आपको भूखा भूखा लग रहा है, यू को देखें, भूखा भूखा लग रहा है, इसका पेट नहीं भरा, कहते और आने दो, और आने दो जी भाईजान। अब नजर मारे, कुछ रह तो नहीं गया, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट हो गया, या आईडीसी, हाँ 60% तो किसने बर्दाश्त की, लेसर ने। देख लें वो बोंगी तो नहीं मारे, लासानी रीम्बर्स, लेसी रीम्बर्स 62 लेसर। लेसी ने कितनी बर्दाश्त की, बोंगी मारा था ना, तो लेसर ने कितनी बर्दाश्त की थी, तो लेसी की पूछ रहा हूं, लेसी ने कितनी बर्दाश्त की, 60। नहीं समझ आ रही, लेसी ने 60% दे दिया लेसर को, तो लेसी ने 60% बियर की। तो राइट ऑफ यूज डेबिट, लॉयर को पैसे दिए कैश क्रेडिट, कितने से जी, 60,000। डन। टूल्स अवेलेबल हैं, टूल्स को यूज करना आज सीखें। ओके, जीआरवी यूजीआरवी तो पीवी में कवर हो जाती है ना, अगर करनी हो, जो भी करनी हो, बस ठीक है। एक लाइन अब और रहती है, वो है हमारी डिसमेंटलिंग कॉस्ट।
ये डिसमेंटलिंग को ना आपने कभी भी लेसर के रेट पे नहीं डिस्काउंट करना। वजह यह है कि वो तो लेसर का रेट है। डिसमेंटल करना किसका काम है? लेसी का काम है। लेसी एसेट मशीन लगाइए लीज पे, लेसी डिसमेंटल करेगा, इसलिए उसने एक रेट लेसी, एक ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये सीए आपके सिलेबस का रेट नहीं है, ये ऐसे आई के अपने पता नहीं क्यों पंगा डाला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पास पेपर में ऐसा रेट नहीं दिया कभी, ये ऐसी को रेट उसने उठा के दिया हुआ था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइप को रेट होता है, ये होता है कोई लोन्स का एवरेज या कैपिटल्स का एवरेज रेट। ये रेट खास तौर पे किसका है? लेसी का। इसको लेसी यूज करेगा। सवाल ने लिखा हुआ है किसके लिए? डिसमेंटलिंग के लिए। तो डिसमेंटलिंग के लिए आपने लेसी का खास रेट यूज करना है जिसका लेसर से कोई ताल्लुक नहीं है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हुए तो किसका रेट यूज किया है? लेसर वाला। और इसके लिए कौन सा रेट यूज करने लगे? अच्छा जी बोल दें अब। डिसमेंटलिंग नहीं, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अच्छा अब वो टेबल से छोटा सा बना लेते हैं, टेबल से बना लेते हैं। कैसे कैसे कैसे? डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट और प्रोविजन की शायद खास जरूरत नहीं है, कॉस्ट मॉडल लिबरेशन मॉडल नहीं है, खाली बस प्रोविजन का कॉलम डाल देते हैं। ठीक है जी। डेट बताएं, 1 जनवरी ईयर 1। कितने सालों बाद कितने पैसे देने हैं? 5 सालों बाद 1 लाख देने हैं। 100 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 5, 62। अच्छा जी डिस्क्रिप्शन, ये तो एसेट में जाएगा, लेकिन 62 पे करना है मजदूरों को या 100 पे करना है? अब इसको बढ़ाते बढ़ाते ले जाएं, बोले 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 31/12 ईयर 1, 31/12 ईयर 1 क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या डालेंगे? इंटरेस्ट डालेंगे। 62 इंटू 10% भी कर सकते हैं आप, 6.2, या फिर इसको रेज टू पावर माइनस 4 भी कर सकते हैं, 68.2। डन जी। और डन। आप बोलें इस 62 की क्या एंट्री करूं? इस 62 को इंटरेस्ट में नहीं डालना भाईजान, ये तो पीवी है सबसे पहली वाली, इसकी एंट्री क्या करूं? राइट ऑफ यूज डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, और इस 6.2 की एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। तो ये देख लें जरा, एंट्रीज हमारे पास मौजूद हैं। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश, राइट ऑफ यूज डेबिट प्रोविजन फॉर डिस, और इसकी एक अगली एंट्री जुड़ी भी होती है इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, वो मैंने यहां लिखी नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है। चलें जी। पीवी कहां बुक होती है? एसेट की कॉस्ट में। और इंटरेस्ट कहां बुक होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस में। तो पीवी कहां बुक करनी है जल्दी बताएं? पीवी एसेट की कॉस्ट में। कितने से जी? 62 से। और अगली एंट्रीज जो है वो बड़ी आसान सी हैं। पहले इसका भी इंटरेस्ट बुक कर लो, इस लाइबिलिटी का भी इंटरेस्ट होगा, इस लाइबिलिटी का भी इंटरेस्ट होगा, दोनों लाइबिलिटीज का इंटरेस्ट बुक होगा, दोनों लाइबिलिटीज का इंटरेस्ट बुक होगा, और आरओयू एंड पे क्या होगा? डेप्रीशिएट होगा। डन हो गया। तो अब इस लाइबिलिटी का भी इंटरेस्ट बुक होना है, इस लाइबिलिटी का भी इंटरेस्ट बुक होना है, आरओयू क्या होना है? डेप्रीशिएट होना है। इट्स ओवर। ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले दिखा दूं सारा। पूछो 10% रेट क्यों लिया है? भाईजान लेसी जब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएगा तो लेसर का इम्प्लिसिट रेट लेगा, वो जो मैंने आपको एक सफा दिखाया, लेकिन ये एक खास चीज है डिसमेंटलिंग जो सिर्फ लेसी के साथ खास है, इसका लेसी लेसर का ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसमें लेसी का जो अपना रेट है ना बोरोइंग का, वो वाला हमने यूज किया, क्योंकि इसका लेसी लेसर से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक लेसी और उसके मजदूरों से है, ये वजह। ये दिया होगा फिर अलग से, ये दिया होगा अलग से, वरना तो जो दिया होगा फिर उसी को यूज करेंगे हम। चलें जी। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6। ये देखें जी एंट्रीज। आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट 640 से 60 और 62 वाली एंट्री।
ROU डेबिट कैश क्रेडिट 60 से, एसेट डेबिट प्रोविजन राइट ऑफ यूज डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 62 से। इसके बाद ये लीज लाइबिलिटी वाला इंटरेस्ट, ये जो 94, 96 और 190, ये 95 और 96 और 190, ये 191 लिखा हुआ है हमने राउंड करके, डन। रेंटल इधर 190 लिखा हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट प्रोविजन का 6.2, इसकी एंट्री बोले इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। और ROU की कॉस्ट निकालेंगे लेटर में, ROU की कॉस्ट, ROU की 640,141, 640 प्लस 60 प्लस 62, 760 डिवाइड बाय 5, 152, डन। इधर से निकल। ये किसका सवाल हो गया? लेसी का। एक चीज एक्स्ट्रा बता दें जो बैलेंस शीट बनाते हुए करनी पड़ेगी, अगर बैलेंस शीट मांगी एक लाइन और डालनी पड़ेगी, एक लाइन और डालनी पड़ेगी। बैलेंस शीट करंट और नॉन करंट अलग अलग हो जाएगा। दूसरा सवाल मेरा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के P&L और बैलेंस शीट पे असरात बता दें। P&L बैलेंस शीट, P&L बैलेंस शीट, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं, इंटरेस्ट और क्लोजिंग पेएबल, इंटरेस्ट और क्लोजिंग पेएबल। देखें जी बैलेंस शीट, ये पेएबल आ रहा है 68 का प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का, ये वाला। और P&L में क्या जा रहा है? इंटरेस्ट डीकमीशनिंग का कितना? 6, डन जी। ये सवाल किसका हो गया? लेसी का। अगले सवाल की रिक्वायरमेंट, अब थोड़ा तो कंफर्टेबल फील करें, सारी चीजें ऑलमोस्ट डिस्कस होगी इसमें। अब अगला सवाल क्या है? लेसर का। तो अगली रिक्वायरमेंट सवाल की पढ़ें क्या है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। क्या करें? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू PV ऑफ LP प्लस UGRV लिखें। पहले 5 टेस्ट करने हैं, पहले 5 टेस्ट करके देखने हैं लीज फाइनेंस है या उसके बाद शुरू करना है। अच्छा, लेसी में क्यों नहीं आपने वो दो चीजें सोची थी? कितने लोगों ने सोची थी? 5 साल है तो शॉर्ट टर्म लीज ही नहीं थी और लो वैल्यू एसेट कहीं लिखा नहीं हुआ, तो इसलिए लेसी में तो हमने नॉर्मल वो रेंटल एक्सपेंस वाली लीज नहीं ली थी, राइट ऑफ यूज वाली लीज ली थी। अब लेसर का सवाल है फाइनेंस या ऑपरेटिंग के टेस्ट आपने परफॉर्म करने हैं, तो फाइनेंस या ऑपरेटिंग के टेस्ट परफॉर्म करने के लिए अनलकीली लाइफ इसकी गिवन नहीं है, लीज टर्म गिवन है, तो वो टेस्ट फौरन लग जाता होता है कि लीज टर्म 5 साल है, लाइफ 6 साल है, वो टेस्ट फौरन लगता है। वो टेस्ट लग नहीं सकता क्योंकि लाइफ गिवन, मजबूरन ऐसा कर लेते हैं कि पहले NI निकाल लेते हैं, PV टाइप चीज, तो उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। अब किसका सवाल शुरू होने लगे? लेसर का। ये वर्किंग 2 थी, ये मिसाल के तौर पे वर्किंग 3 थी, तो अब वर्किंग नंबर 4। अच्छा जी, पहले जरा ऐसे ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कहां से शुरू होता है? GI और NI से। ये लेसर का सवाल शुरू करने का तरीका, लेसी का सवाल LP और PV ऑफ LP, इसका GI और NI का चलें जी करवाएं। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRV। इधर आप रेजिडुअल वैल्यूज, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यूज दोनों लेंगे इंशाल्लाह, फिर अगली क्लास में बात करेंगे लेसी में GRV इग्नोर क्यों किया। चलें जी, अब फेयर वैल्यू शेयर वैल्यू छोड़ें, अब NI निकालनी है। NI इज इक्वल टू PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRV। तो LP में क्या आएगा? LP में रेंटल आएंगे। LP में क्या आएंगे? रेंटल सवाल के अंदर ये अवेलेबल है और 5 साल पे आएंगे, तो LP में GRV भी आएगी, LP में GRV भी आएगी, और फिर PV ऑफ LP जब निकल आएगी तो PV ऑफ UGRV में 30,000 भी आएगा। अच्छा, ये जो IDC है ना, IDCs, ये एंट्रीज में जाती हैं मोहतरम। आप अगर IDC को फिट करने की कोशिश करें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में तो ये एकदम बाउंस होके बाहर आ जाएगी। ये एंट्रीज में जाती हैं, ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से ताल्लुक नहीं है इनका। असल में ना ये सोचें, ये लॉयर को आप पैसे दे रहे हैं, इसमें लेसी लेसर का अरेंजमेंट नहीं है कि शेड्यूल के अंदर फिक्स की हो, और इनमें सोच रहे हो सर IDC फॉर्मूले में कहां आएगी, और पुत्र नहीं आएगी।
वो तो एक रेंटल मिसिंग का फॉर्मूला था, उसके पीछे कुछ लॉजिक्स थी जिसकी वजह से फेयर वैल्यू प्लस वो आती थी आईडीसी ऑफ लेसर। वो तो एक रेंटल मिसिंग का केस है। सवाल जो मेन जब सॉल्व होना शुरू होगा तो आईडीसी बस एंट्रीज में ही आपको नजर आएगी, आईडीसी शेड्यूल में यहां नजर नहीं आएगी। बता दें पीवी ऑफ एलपी में क्या आता है, रेंटल और जीआरबी। तो रेंटल बोले 190 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय पॉइंट प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी को साइड पे रखो ना, प्लस 20 इंटू रेज टू पावर, अब बताओ 1.15 रेज टू पावर एन आई इज इक्वल टू 665। चलें जी नोट करें। ये इसका जरा दोनों को अलग अलग लिखवाएं मुझे, पीवी ऑफ एलपी और पीवी ऑफ यूजीआरबी। हाँ जी 20 टोटल 6 और ये और ये टोटल 650 है वैसे 30 का बताओ, 30 का लगाओ, इसका 650 मोहतरम ठहरो, सबर सबर, होल्ड ऑन, लेट एवरीवन रिलैक्स। रेंटल और जीआरवी को मिला के एलपी कहते हैं। 6 टोटल कितना आ रहा था 665। यार एक चीज़ आपको मैं बता दूं, पहले कभी ऐसे डिस्कस नहीं हुई थी ज़्यादा। असल में जो लेसर होते हैं ना, जब 5 टेस्ट लगा रहा होता है तो वो एनआई को डिवाइड नहीं करता, असल में वो पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करता है फेयर वैल्यू से। तो पीवी ऑफ एलपी पकड़ें 650 और डिवाइड करें फेयर वैल्यू से। डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही हमारा ऑलमोस्ट देखें 650 डिवाइड बाय 625, ये तो कोई 100% से भी ऊपर जा रहा है। पता नहीं लेसर कितनी जान ले रहा है लेसे की। तो 5 में से एक सवाल का जवाब भी यस आ गया, तो 5 टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से ये लीज कौन सी बनी, फाइनेंस लीज। तो किताब पे लिख लें पीवी ऑफ एलपी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू 650 डिवाइडेड बाय 625 इज ग्रेटर देन 100%। ये तो 90% से भी ग्रेटर आ जाता तो काम चल जाता था, तो ये तो ग्रेटर देन 100% आ रहा है। कितना 10, तो हेंस इट इज कॉल्ड एज फाइनेंस लीज, क्योंकि यस जवाब आया है इसका। तो लेसर का सवाल आएगा तो कितने टेस्ट लगाएंगे, 5। कौन सा टेस्ट नहीं लग रहा था, यूजफुल लाइफ और लीज टर्म वाला टेस्ट नहीं लग रहा था। यूजफुल लाइफ लीज टर्म डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ करते हैं, अगर जवाब 75% से ज्यादा आ जाए तो वो वाला टेस्ट हमारा लग नहीं रहा था, इसलिए मजबूरन हमने ये वाला टेस्ट पहले लगाया, तो इसी में जवाब आ गया। तो ये लीज कौन सी बन गई, फाइनेंस लीज बन गई। अच्छा जी, लेसर का सवाल शुरू कहां से करते हैं, लेसर फाइनेंस लीज का सवाल शुरू कहां से करते हैं। हमारी किताब का पेज नंबर 63, जीआई से। और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल किससे बनाते हैं, और जीआई किसके बराबर होती है, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी। एंट्री जरा रिवाइज करें। एसेट डेबिट, पहले ये लेसर बाजार से एसेट लेता है, मैंने आपको कहा था ये एंट्री आप ना किया करें एसेट डेबिट कैश क्रेडिट वाली, अगर बाजार से एसेट लेने की तारीख मिसिंग हो। तो बाजार से एसेट कब लिया ये बात सवाल में नहीं बताई भी, तो इसलिए बस छोड़ें परे पहली एंट्री एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरी एंट्री बताएं, लीज लायबिलिटी, वो क्रेडिट कर रहा होगा, हम लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, आईडीसी क्रेडिट, हमने लॉयर को पैसे दिए हैं, डन। तो पहली एंट्री आप बताएं, लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, ये आईडीसी किसकी, लेसर का सवाल है ना, ये आईडीसी लेसर की। अच्छा जी, इसमें ना खुद ही आपकी सारी फिगर्स बराबर आया करेंगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसमें खुद ही सारी फिगर्स बराबर आएंगी जी। टोटल बता दें 6
665, ये लीज रिसीवेबल आ गया। एसेट क्रेडिट 625, आईडीसी लेसर ये कहां से आई है? ये वर्किंग से आई है। ये कहां गिवन थी? क्वेश्चन में। ये भी कहां गिवन थी? क्वेश्चन में। बैलेंसिंग कोई नहीं आती यार इसमें। ये देखो इधर मैंने किताब का ये सफा बनाते हुए भी कोई बैलेंसिंग नहीं लिखी जानबूझ के। ये खुद ही आपकी चीजें बैलेंसिंग आया करेंगी। ये आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे अगर कभी ये क्वेश्चन बैलेंस ना करे ना तो फिर बैलेंसिंग P&L में चला जाता है। तो बैलेंसिंग P&L में कोई फायदा या नुकसान आ जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस खुद ही हो जाया करेगी जब तीनों फिगर्स डालेंगे। कोई फिगर इसमें बैलेंसिंग निकालने की जरूरत नहीं है। इसकी लॉजिक क्या बताई थी? देखें इधर, जितने एसेट की प्राइस है और जितने लॉयर को दिए वो सारा रिसीवेबल है लेसी से। ये वजह होती है सेंट्री की। जी बताएं भाईजान। आईडीसी कितनी है? उसकी तो 60 थी ना, उसकी 60 थी, तो इसकी कितनी है? अगली एंट्रीज तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के हो जाएंगी। ये बंदा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से बनाना शुरू करेगा? एनआई से। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, बैलेंस। ये कहां से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएगा? 665 से। उधर ही रखो कैमरा। इसने क्यों नहीं डीकमीशनिंग ली? डीकमीशनिंग क्योंकि वो लेसी ने डीकमीशन करना है। डिसमेंटल एसेट को लेसी ने करना है, लेसर ने नहीं करना। चलो आ जाओ भाई। अच्छा मैंने नोट्स सही कर दिए हैं और आपको प्रिंट भी निकाल के दे दिया सही नोट्स का। और इसमें भाई इधर देखें, इसमें मैंने अंडर ओवर प्रोविजन का IS 12 का भी एक सवाल रेफरेंस के तौर पे डाल दिया है ताकि आपको वो भी याद आ जाए। अभी नोट्स जो मैंने बांटे हैं, नोट्स नहीं मिले, ये पिछली रो में रखते हैं, तो बच गया तो चलो ठीक है बाद में। अच्छा भाई लासानी वाला सवाल हो गया। लीज आइडेंटिफिकेशन हो गई? नहीं होगी। चलें जी। IS 1037, इसमें अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं है, आसान सी चीज़ें आपने ही मुझे करानी है। निकालें पेज। अच्छा होमवर्क में आपके एक तो वो लीज वाला है मैंने डाला हुआ होमवर्क में, पेज नंबर डाल के अपलोड कर दूंगा। एक IFRS 9 का आपने सवाल करके आना है आज बस। एक क्वेश्चन 33 पेज 406 वॉल्यूम 2, ये आपने IFRS 9 का एक सवाल करके आना है। इसमें फिर कोई मसला आया तो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलें जी, वॉल्यूम नंबर 2 निकाल लें, IS 1037 पेज नंबर पेज नंबर 11। एग्जाम्पल 14A, एग्जाम्पल 14A। On January 15, we entered into a non-cancelable lease contract for a period of, भाई ये थोड़ी सी टेंशन चाहिए, IS 1037 अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा। On January 15, we entered into a non-cancelable lease contract for 2 years. Annual rental payments are ₹100 each.
ये 15 का साल है, ये 16 का साल है। किराया कब कब पे होना है? यहाँ पे और यहाँ पे। एनुअल रेंटल पेएबल इन एरियर्स आर ₹100। ऑन यकम जनवरी 15 वी रियलाइज्ड, जिस दिन लीज शुरू हुई उसी दिन शाम को आके वी रियलाइज्ड दैट लीज एसेट इज ऑफ नो यूज फॉर एंटिटी, के लीज एसेट नो यूज के, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल है। अब हम कैंसिल नहीं कर सकते, फंस गए हैं, पेनल्टी वगैरह भी कोई नहीं है। डिस्काउंट रेट इज 10%। तो मोहतरम बता दें कि ये जो लीज है इसमें इफ आई ऑनर, अगर मैं ऑनर करता हूं, अगर मैं, हिंट कैसे आएगा कि लीज के सवाल में IAS 37 शुरू हो गया है। वी रियलाइज दैट लीज एसेट इज ऑफ नो यूज टू एंटिटी, इसका मतलब है कोई फड्डा पड़ गया है, यहां से पता चलेगा IAS 37 टेस्ट होने लगा है। इफ आई ऑनर, अगर मैं इस लीज को ऑनर करता हूं तो मुझे लीज एसेट, जो मशीन मैंने ली है उस मशीन से ये गाड़ियां बनाना पाकिस्तान में हुकूमत ने बंद करा दिया, लेकिन मैं फंस गया हूं, मैंने बैंक को लीज का किराया देने 2 साल तक, कितना? 200, ठीक है। तो इफ आई ऑनर, तो ये मेरा आउटफ्लो है, डन। और अगर मैं ऑनर नहीं करता, इफ आई कैंसल, अगर मैं कैंसल करता हूं तो पेनल्टी सवाल में गिवन, तो मेरे पास एक ही हल है क्या करने का? ऑनर करने का। अब बता दें ये 200 रुपये 100 करके पे करने हैं या ये 200 रुपये आपने इकट्ठे लंप सम पे करने हैं? 100 करके पे करने हैं। तो आज जो मैं लाइबिलिटी बुक करूं वो लीज लाइबिलिटी बुक करूं या मैं प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बुक करूं? मैं लीज लाइबिलिटी बुक करूं या प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट? प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब? क्या मैं आज, ये मुझे पता चल गया एसेट किसी काम का नहीं है, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गया हूं और मुझे पता है ये पैसे देने ही देने हैं। याद रखिएगा IAS 37 में एक जगह हमने पढ़ा था, मजदूरों को पैसे अगर ज्यादा अरसे बाद देने हो तो PV पे बुक होते हैं। ये भी एक और मिसाल है, इस जहां भी डिस्काउंट रेट दे दे IAS 37 में, अगर कोर्ट फैसला कर दे कि 3 साल बाद मैंने कस्टमर को पैसे देने हैं जिसने मेरे खिलाफ केस किया था, तो भी उसकी PV बुक होगी। तो इधर भी डिस्काउंटिंग होगी, इधर भी डिस्काउंटिंग होगी। लेकिन डिस्काउंटिंग ना मैंने इधर टी अकाउंट फॉर्म में कर दी है स्टेटमेंट फॉर्म की बजाय। स्टेटमेंट फॉर्म में भी डिस्काउंटिंग हो सकती है, टी अकाउंट फॉर्म में भी डिस्काउंटिंग हो सकती है। टी अकाउंट फॉर्म में कैसे डिस्काउंटिंग होगी? ये सर, ये वैसे तो इस साल क्रिएट हुआ है, फर्ज करें ब्रॉड डाउन टाइप चीज है, ब्रॉड डाउन प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू कैरी डाउन। पेमेंट साथ साथ होनी है या 2 साल के एंड पे होनी है? नहीं, पेमेंट साथ साथ होनी है, पहले साल के एंड पे और फिर दूसरे साल के एंड पे। लेकिन डीकमीशनिंग में पेमेंट्स साथ साथ नहीं होती, एंड पे होती हैं। इस प्रोविजन का नाम क्या होगा? प्रोविजन फॉर, मुझे बता दें लीज वाली एंट्रीज करूं या मैं इसमें IAS 37 वाली एंट्रीज करूं? यकम जनवरी 15 को मैं खर्चा बुक करूंगा, खर्चा बुक करूंगा 100 इंटू 1.1, नहीं एनओटी का फॉर्मूला लगाना है ना डियर, एनओटी का फॉर्मूला लगाना है। 100 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 174। डन जी, आगे चले। इकतीस 12-15, क्या मैं 31/12/15 को 1 साल करीब हो गया हूं पेमेंट के? तो वही जो आपने IFRS 15 में पिछले दिनों में पढ़ा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 174 इंटू 10%, 17। और भाईजान कैरी डाउन निकालूं या साथ साथ पेमेंट्स करानी है? लाइबिलिटी पे होनी है साथ साथ कैश फॉर्म में। बैंक को किराया पे करने जाएंगे तो बैंक को किराया पे करने जाएं तो लीज लाइबिलिटी डेबिट करें या प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट डेबिट करें? जो लाइबिलिटी क्रिएट की हुई है उससे उल्टा उल्टा करें, कैरी डाउन 0 आ जाए। ये सारा करने के बाद ये सारा स्टेटमेंट फॉर्म में करें या टी अकाउंट फॉर्म में? ये आज सुबह से हमने काम पकड़ा हुआ है। पहले इंटेंजिबल्स में ये किया था ज़ीब्रा वाले सवाल के अंदर, फिर हमने डिसमेंटलिंग के लिए इधर लीज वाले सवाल के अंदर किया है, फिर इस सवाल के अंदर जो है वो कर रहे हैं। तो 31/12/15 को बोलें कैश 100 रुपया बैंक को पे करना है, तो 31/12/15 को कैरी डाउन बोल दें। ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, टी अकाउंट फॉर्म में भी कर सकते हैं जी। 91। अब ये जो कैरी डाउन है अगले साल का क्या बनेगा? यकम जनवरी 16, बीडी बोलें 91। इधर ऊपर देखें 31/12/16 को मैं क्या बुक करूं?
इंटरेस्ट कैलकुलेटर पकड़े बगैर 91 का 10%, 9, 31, 12, 16 को पेमेंट कराएं 100 जी, कैरी डाउन 0। एंट्रीज बोलें ना 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 यार, ये जो क्रिएट करने की एंट्री है ये किसी अब एसेट में नहीं जाएगी, वो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग की एंट्री होती थी, एसेट डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग क्रेडिट। ये ऐसी कि ये एसेट में कैपिटलाइज नहीं करनी। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट 170, लेकिन 174 पे करने या 200 पे करने, 174 पे करने या रियलिटी में 200 पे करने। तो 17 की एंट्री इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, जो एंट्री इधर हो रही थी 6.2 की इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और 100 रुपए की एंट्री प्रोविजन डेबिट, इसको मैंने कहा था यूज ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन को पे करने का नाम रखा था यूज ऑफ प्रोविजन। और भाईजान अगर मैं इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो ये IS 37 का नोट है क्या, 174 प्लस 17 माइनस 100 इज इक्वल टू, तो ये IS 37 का नोट है। IS 37 का नोट अगर बनाने को आ जाए, ये IS 37 का नोट अभी मैं बनवाऊंगा, आज नोट बनवाना है। ओके इंशाल्लाह 20-25 मिनट में और क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, ये मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। अब ऑनलाइन वालों को तो आगे टाइम नजर आ रहा होगा, मुझे अभी इल्हाम नहीं हो रहा कितना टाइम लगना है। डन जी, तो एंट्रीज बताएं जल्दी जल्दी जल्दी। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन डेबिट, अगले साल दोबारा खर्चा तो बुक करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन डेबिट कैश, डन। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 6 आईकेप की किताब में है, पेट्रोलियम वाला, पेट्रोलियम वाला। भाईजान इससे ऊपर हमने क्वेश्चन 5 का नोट बनाया हुआ है, इसलिए मैं क्वेश्चन 6 का नोट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ आपके सामने पढ़ने लगा हूं। लेट मुल्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ऑपरेट्स इन ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग बिजनेस एंड इज प्रिपेयरिंग इट्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अल्लाह का शुक्र है ये क्लासेस आप अटेंड करेंगे तो इस काबिल हो जाएंगे हर सवाल पेपर में आपका आधा हो जाए। अगर हर सवाल पेपर में आपका आधा हो जाए तो आप ज़बरदस्त हैं, आधे से ज़्यादा ही होगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन कलेक्टेड, कोई एक सवाल तो पेपर में ऐसा होता है जो पूरा भी हो जाता है, कोई 8, 10, 12 नंबर का सवाल कई दफ़ा आता है वो पूरा ही होता है बंदे का। तो बॉटम से पॉइंट सी से, MPL entered into a non-cancelable lease in the previous period, पिछले साल नॉन कैंसिलेबल लीज की थी फॉर द ऑफिस स्पेस। However, the company's plan changed, कंपनी का प्लान बदल गया, and the office space was no longer required, लीज करके फंस चुके हैं ऑफिस स्पेस, मुझे अब कोई ऑफिस किराए पे लिया लेकिन अब वो ऑफिस किसी काम का नहीं है। पेज 78 एट यकम जनवरी 16, अब IS 1037 लगेगा, ऑफिस was no longer required। तो if I honor, if I cancel, एट यकम जनवरी 16 साल का पहला दिन, एट यकम जनवरी 16 a correctly calculated provision had been made for the future outstanding rentals of, a correctly calculated provision had been made for future rentals of 80 for the remaining 5 years। बता दें ये PV है, बिल्कुल correctly calculated provision, is it PV और हमने PV खुद निकालनी है। करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन के लफ्ज का मतलब बताएं, मैंने डिस्काउंट करनी है या डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटेड है। अगर रेंटल दिए होते ना तो फिर और बात थी। हैड बीन मेड फॉर फ्यूचर रेंटल्स ऑफ इट, हैड बीन मेड फॉर फ्यूचर रेंटल्स ऑफ 80,000, फ्यूचर रेंटल्स की प्रोविजन 80 पे बनाई है, रेंटल 80 नहीं है। फिक्रा जरा पढ़ो, एट यकम जनवरी आ प्रोविजन हैड बीन मेड, असल में ना जो कंफ्यूजन हो रही है वो इस वजह से हो रही है, प्रोविजन इस वजह से, ये कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है। एट यकम जनवरी 16 a correctly calculated provision had been made of rupees 80,000 for future rental, तो इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है। और दूसरी बात ये है कि यार अगर आप कहते ना कि ये रेंटल हैं, इनको मैंने डिस्काउंट करना है, तो फिर मेरा सवाल होता है बताओ हर साल का रेंटल कितना है, तो ये वो फिर आप 80 को डिवाइड करते हैं 5 सालों पे और वो फिर लंबे चक्रों में पड़ जाते हैं। तो इसलिए इस वजह से ये PV ही है, ICAP ने भी PV ली हुई है, थोड़ी सी फिक्रा कंफ्यूजिंग था, ये एग्री।
तो जिससे गलती हो जाएगी कोई नहीं, नोट तो बनाए ना एक दफा, गलत फिगर से बना दे, उस उतने तो मार्क्स मिलेंगे ना, कोई एक आधा नंबर कट जाएगा जो इसको रेंटल समझ लेगा। ये पीवी है रेंटल्स की। दिस वाज बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, फर्दर कंफर्म कर दिया उसने, दिस वाज बेस्ड, ये बेस की है फिगर कितने डिस्काउंट रेट पे, 8% पे। द रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 15। अगर आपकी इजाजत है डायरेक्ट नोट बना दूं टी काउंट की बजाय। अच्छा जी, इस नोट का ओवरऑल नाम क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, मुल्तान पेट्रोलियम नोट्स टू दी फॉर ईयर एंडेड, और नोट का नाम प्रोविजंस। इसमें लैंड डालूं, बिल्डिंग डालूं, या प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ओपनिंग बैलेंस बोलें 80। इंटरेस्ट एक्सपेंस, पेमेंट देखिए साल के एंड पे हो रही है, शुरू में हो रही है, बस साल के एंड पे फिर हो रही होगी, और क्या करूं बताएं जी। इंटरेस्ट डालूं, थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट डाला था, कितना इंटरेस्ट, 80 इंटू, जब भी पीवीज आएंगी तो इंटरेस्ट आएगा, पीवीज को बढ़ाने, 80 इंटू 8%, 6.4। कैश पेमेंट डालूं पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ, अभी टी काउंट जो बनाया था उसे स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, 15, और क्लोजिंग 70, ये नोट बन गया। एंट्रीज बता दें, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ना एक्सपेंस नहीं, ये वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्लस हो रहा है ना इधर, तो इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इसकी एंट्री प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, और बीडीसीडी की एंट्री नहीं होती, ये ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन। चलें जी अगला ट्राई करते हैं, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा यार, अब नीचे थोड़ी सी अंग्रेजी डालनी पड़ेगी, वो ब्रीफ नेचर का लफ्ज लिखाएंगे या नेचर को अंग्रेजी में डालना पड़ेगा, अगर नोट मांग ले नेचर को अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, सवाल का कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा बस। 8 वन ऑफ एमपीएल्स ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट ऑन यकम जुलाई 16, एक ठा हुआ यकम जुलाई 16 को हमारे साल के मिड में, हैज लेड टू नंबर ऑफ पर्सनल इंजरीज, 8 claims have been made to date, अभी तक 8 claims हो चुके हैं, and it is probable that claims will succeed। बता दें हमारे हारने का हाई चांस है, probable that claims will succeed, हमारे हारने का हाई चांस है, and that the estimated average cost will be, कल भी दोनों वॉल्यूम्स लाइएगा, IFRS लाने की भी जरूरत नहीं है, that the estimated average cost of payout will be 150। MPL made an insurance claim, भाईजान इंश्योरेंस क्लेम ना रीइंबर्समेंट होती है, इसको नोट में नहीं डालना, इसको नीचे अंग्रेजी में डाल दीजिएगा, इसको नोट में नहीं डालना भी, नोट फिलहाल बनवा दें। इसका नाम बोले प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, इस साल हुआ है कोर्ट केस, पिछले साल हुआ था, इस साल हुआ है, अच्छा 0 डाल दूं ओपनिंग। कोई कोर्ट केस की पेमेंट होगी है या अभी जज का फैसला नहीं आया, नहीं आया, तो पेमेंट कितनी डालूं, 0। कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस डालने की जरूरत है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डालने की जरूरत नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाईजान, हमें इस क्लोजिंग को पकड़ना पड़ेगा और पेपर में थले ये करना पड़ेगा, और एक एक्सपेंस डालना पड़ेगा ना मेरे भाई, ये एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होगा, ये नॉर्मल एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट वाली एंट्री। आप बता दें भाईजान, जो एक्सपेंस है वही क्लोजिंग है। अब आप क्लोजिंग पहले लिख लें, मेरा मशवरा है, इस एक्सपेंस को बैलेंस ही निकाल लीजिएगा, जैसे भी पसंद करें आप। तो बता दें कितने एम्प्लॉयज हैं, 8, हर एक को कितना देना है, 150,000। तो जवाब बता दें रुपीज इन मिलियन में, 12, यही खर्चा है और यही लाइबिलिटी है, 1.2 या 12, ठीक है 1.2, यही खर्चा है और यही लाइबिलिटी है। एंट्री क्या बनेगी, इस 1.2 की एंट्री बता दें, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, वो जो सिंपल सी बचपन में एंट्री पढ़ते थे, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। इंटरेस्ट में कुछ ना डाल दीजिएगा खुदा के लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, ये कोई आपने डिस्काउंट रेट लगा के किया कुछ, क्लियर, तो वेरी सिंपल। आगे चलें, आखिरी कौन से आखिरी बना लेंगे जी, बोले 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 यार, 8 एम्प्लॉइज हैं, 1.5 लाख रुपए एक को देना, जवाब क्या आ रहा है,
कैलकुलेटर पे बताएं। 12 लाख, तो इसको हाँ फिर 1.2 आएगा। ना यार इसे तंग ना किया, तुझे तंग किया तो तुम्हें भाग जाना है। पॉइंट ए, अ न्यू साइट वाज एक्वायर्ड, वो डिफेंड कर रहा है। अ न्यू से ये भड़काया ना करो, बातों को खत्म किया करो। ये जब जब घरों में तोड़ की बातें हो रही है ना, तो ऐसे ऐसे ना किया करें, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है वो। तो ये तोड़ की बातें ना किया करें, खुदा के लिए लड़ाई को भड़काया ना करें, खत्म किया करें। और 7,000 में किया ना कर, तो 7,000 में किया तो छा गया ना फिर ये, तो रुपीज इन 1000 में कर लें इसको। एक्सेलेंट यार, आई रियली अप्रिशिएट यू पुत्र, ऑन तू नास कोई मसला नहीं यार, अच्छा बच्चा है। डन जी। 71 A new site was acquired on यकम जनवरी 15, हमारे साल या हमारे से पिछले साल, and is being used as a site for new oil refinery. Initial preparation work was undertaken at the site at the start of 2015 and the oil refinery was completed and ready for use on 31 दिसंबर 15। यानी पिछले साल डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है ऑयल रिफाइनरी की, क्योंकि हमारे साल की ऑयल रिफाइनरी रेडी हुई है। हमारे साल तो नहीं हुई, पिछले साल के आखिरी दिन हुई है। तो एसेट्स को कब से डेप्रिशिएट करते हैं? जब अवेलेबल फॉर यूज हो। तो 31 दिसंबर 15 तक वर्क इन प्रोग्रेस टाइप थी और 31 दिसंबर 15 के बाद डेप्रिशिएट होगी। द न्यू रिफाइनरी वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 25 साल। तो यकम जनवरी 16 पे खड़े होके हमारी इस लाइफ कितनी निकली? 25 साल। MPL has a well established policy, constructive obligation या legal obligation? Well established policy, constructive obligation. It will reinstate any environmental damages caused by its activities. The present value of estimated cost of dismantling the PV is 1300. The PV is 1300। ये पिछले साल के आखिरी दिन निकाली होगी या हमारे साल के पहले दिन? जैसे मर्जी कर लें, पिछले साल के आखिरी दिन निकाल लें, हमारे साल के पहले दिन निकाल लें, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं। ये इसकी एंट्री क्या बनेगी इस पीवी की? ना ये कैपिटलाइज होगी एसेट की कॉस्ट में। यही तो डिसमेंटलिंग पढ़ते थे हम, एसेट डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग क्रेडिट। यही तो, ये तो ऑयल रिफाइनरी की कॉस्ट में ऐड होगी ना। तो एंट्री क्या बनेगी? बोले बोले एसेट डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। उत्ते वेखो अगर आपका दिल चाह रहा है इसको ओपनिंग में डाल दें, वैसे सवाल क्लियर नहीं है। अगर ओपनिंग में डालना है आपने इसको ओपनिंग में डाल दें। मैं इसको एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट करने लगा हूं। इस प्रोविजन का नाम प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग या डिसमेंटलिंग, जो भी नाम रखें, ओपनिंग 0 करते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। एसेट की कॉस्ट में डालें कितना? 1300 होना है, चेक कर लो सही है। थर्ड ये पीवी है, ये 1300 पीवी आ गई, डन। आप बता दें भाईजान प्रोविजन किस किस वजह से हिट होती है? अल्लाह का शुक्र है सारी चीजें हमारी पूरी हो गई हैं। प्रोविजन किस किस वजह से हिट होती है देखें, एंट्रीज करें। एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, डिसमेंटलिंग में करते थे एंट्रीज। इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, डिसमेंटलिंग में करते थे एंट्रीज। प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, ये IAS 12 में करते थे। प्रोविजन डेबिट वारंटी की कैश क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट ग्रेचुटी का कैश क्रेडिट। और ये जो इतना सा है ना, ये तो IAS 12 में भी अकाउंट बनता था। प्रोविजन फॉर गारंटी का, प्रोविजन फॉर वारंटी का और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का। याद है? ओपनिंग प्लस कैश, सॉरी ओपनिंग प्लस एक्सपेंस माइनस कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग। ये तो IAS 12 में बनता था। दो चीजें नहीं आई, कभी कभी प्रोविजन एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है, कभी कभी प्रोविजन इंटरेस्ट एक्सपेंस में चली जाती है। डन हो गया। तो ये 1300 हो गया। इट इज पीवी, इट इज पीवी। ये डिसमेंटलिंग 25 साल बाद होनी है, तो फिर क्या करूं? ये 1300 किस टाइप की चीज है? आपके जहन में क्या आ रहा है? ये 1300 किस टाइप की चीज है? 62 टाइप की चीज है, क्योंकि ये पहली दफा कैलकुलेट हुई है ना। तो 1300 इस टाइप की चीज है। 1300 पे बस लगा दें परसेंटेज। और यार ये देखो, ये भी तुम्हें प्रोविजन का नोट टाइप नहीं लग रहा? एसेट में कैपिटलाइज हुआ, इंटरेस्ट डाला, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो बता दें ये इंटरेस्ट डालूं इसमें या इंटरेस्ट निकालूं? इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन
1300 का लगाएं कितने परसेंट? यार याद रखिएगा इंटरेस्ट हमेशा ब्रॉड डाउन बैलेंस पे लगाइएगा, क्योंकि कैरी डाउन बैलेंस पे ना लगा दीजिएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ब्रॉड डाउन बैलेंस पे। बोले जी 104। कोई इस साल मजदूरों को पैसे दिए? ये वाली भाईजान एक्सपेंस में तो जाती नहीं, ये प्रोविजन एक्सपेंस में जाती नहीं डिसमेंटलिंग वाली, या तो एसेट की कॉस्ट में जाती है या इंटरेस्ट में जाती है। 14 और ये ग्रो करते करते पता नहीं किस पे चली जाएगी। तो ये डिसमेंटलिंग की ऑलरेडी पीवी गिवन थी। कैसे पता चला पीवी है? सवाल ने बताया हुआ। डिस्काउंट रेट 8% इसका अलग से दिया हुआ है, इसका दोनों का डिस्काउंट रेट वैसे तो 8% था। अच्छा जी, नीचे मुझे बताएं अंग्रेजियां कौन सी डालेंगे? क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, तस्वीर किसी ने खींचनी है खींच ले वो। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, अगली अंग्रेजी कौन सी डालेंगे? प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, अगली अंग्रेजी कौन सी डालेंगे? आप बस एक हिंट लिख लें, ब्रॉड डाउन बैलेंस पे आपने ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट रेट लगाना है। अच्छा मजे यार, आखिरी सवाल रह गया हमारा, और वो भी एक सवाल की एक एडजस्टमेंट है, पास पेपर क्वेश्चन 2 का 4। अच्छा चलो यार, जो सुबह का हमने पढ़ा है उसको जरा नजर मारें। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल कितना टाइम लगाना पड़ेगा घर जाके? 10 मिनट, 10-15 मिनट लगाने पड़ेंगे। कौन सी चीजें फोर्थ की हैं, कौन सी फिफ्थ की हैं? फाइनल अकाउंट पास पेपर क्वेश्चन 2, डिविडेंड की डेट बतानी थी, डिविडेंड के डिस्क्लोजर देना था, और ऑथराइज किस दिन हुई थी उसकी डेट बतानी थी। ये मेरे ख्याल से बस देखना पड़ेगा 2-3 मिनट। IS 8 3-4 मिनट में पढ़ना पड़ेगा ये। उसके बाद IS 38 स्कोप पैरा था, ये आधे मिनट में नजर मार लेंगे। IS 38 MCQ नंबर 12 था, सब मस्ट वाली बात की थी। और उसके बाद क्वेश्चन 7 जीब्रा था, इसमें सब समड वाली, सब समड था शायद, हाँ क्वेश्चन 7 जीब्रा वाला था। उसके बाद IFRS 16, इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज की बात की थी, लासानी वाला सवाल किया हमने। IS 1037 में अभी ये लीज वाली बात की है, और ये जब रोड़े गुजर जाए ना तो आगे फिर सफर आसान है। क्वेश्चन 2.4 पेज 51 कर लें बस। क्वेश्चन 2.4 पेज 51। किधर है जी? पेज 51। यार ये छुपा छुपा के रखा हुआ है, इसको हमने पर्दे में रखा हुआ है, हटाएं इसका पर्दा। ओहो ये तो जबरदस्त हो गया। साल कौन सा है हमारा? 30-4-19। साल कौन सा है हमारा? कहते हैं 22। 5 नंबर का सवाल है। TL सेल्स प्रोडक्ट विद अ वारंटी ऑफ, TL कौन है? हम है या कोई और है? देखें जरा पहली लाइन में, टर्कॉइज लिमिटेड हम है। भाईजान अटेंशन चाहिए, ऐसी नहीं एंड के लिए सवाल रखा हुआ था। TL सेल्स प्रोडक्ट बी रनिंग में आप आ चुके हैं विद अ वारंटी ऑफ। आप दुकान पे गए, आपने वॉशिंग मशीन पसंद की, दुकानदार ने कहा भाई ये वॉशिंग मशीन की वारंटी है 12 महीने की, जाएं। दो द मैन्युफैक्चरर दैट इज सल्फर प्रोवाइड्स अ वारंटी ऑफ 8 months ओनली। मैन्युफैक्चरर कहता है यार मेरी तरफ से तो 8 महीने की वारंटी है। मुझे बताएं कौन अपने कंधे पर बर्डन ले रहा है? TL कोई दुकानदार होगा, रिटेलर होगा। मैन्युफैक्चरर कहता है भाईजान वारंटी मेरी तरफ से है 8 महीने की, लेकिन रिटेलर जो है ना, रिटेलर वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वो कहते हैं भाईजान आपको कितने महीने की वारंटियां मिल रही हैं? भाईजान हर जगह 8 महीने की। भाई मेरे पास आओ, क्या मसला है? 8 महीने की, मैं आपको 12 महीने की वारंटी देता हूं। अब कस्टमर बड़ा खुश होता है। अब ऑब्वियसली फिर 4 महीने का बोझ कौन अपने कंधों पे महसूस करेगा? TL। मैन्युफैक्चरर ने वैसे कितनी वारंटी दी है? और
टोटल वारंटी, टोटल माइनस मैन्युफैक्चरर की वारंटी इज गिवन बाय होम, टीएल। तो हमारी दो डिस्कशंस होंगी भाई इसमें। एक डिस्कशन होगी हमारी किसके ऊपर, बोले बोले कितने महीने के ऊपर, एक डिस्कशन होगी हमारी 8 महीने के ऊपर, और दूसरी डिस्कशन होगी हमारी 4 महीने के ऊपर। डन। अच्छा मुझे ये बताएं, वारंटी में जब भी कस्टमर आता है तो कस्टमर कितने पैसे देता है वारंटी के? 0। कस्टमर तो पैसे नहीं देता ना। ये वारंटी करा के देना किसकी जिम्मेदारी होती है, या रिटेलर की या मैन्युफैक्चरर की। वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल, इस लाइन का मतलब बताएं। वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल। भाईजान 8 महीने में भी फिलिप्स वाले फर्ज करें हैं ये मैन्युफैक्चरर, 8 महीने में भी मैन्युफैक्चरर सही करके देगा, और वो 4 महीने की जो रिटेलर ने ऑफर की है सही, वो भी मैन्युफैक्चरर सही होके आएगी चीज, क्योंकि रिटेलर के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो सही चीज करके दे दे। तो जिम्मेदारी सही करने की किसकी है? मैन्युफैक्चरर की। 8 महीने तक कौन अपनी जेब से खर्चा करके जिम्मेदारी पूरी करेगा? 4 महीने कौन अपनी जेब से खर्चा करके जिम्मेदारी पूरी करेगा? तो मुझे बता दें, ये जो 4 महीने है, कस्टमर को तो 12 महीने फ्री है वारंटी, लेकिन 8 महीने का खर्चा किसके कंधों पे पड़ा? मैन्युफैक्चरर के। और 4 महीने का खर्चा, हाँ ये बात अपनी जगह के, करके किसने देनी है? मैन्युफैक्चरर ने। तो 8 महीने तक वारंटी करके देनी पड़ी तो कौन खर्चा बर्दाश्त करेगा? मैन्युफैक्चरर। और 4 महीने खर्चा रिटेलर बर्दाश्त करेगा, करवा के किससे देगा? एसएल से। तो सवाल बड़ा क्लियर है। कहते हैं भाईजान 12 महीने में जब भी मसला है ना, चीज तो किसके पास जानी है? मैन्युफैक्चरर के पास ही जानी है, क्योंकि रिटेलर के साथ पास स्किल नहीं है ऐसी, या रिपेयर शॉप नहीं है कि वो रिपेयर करके दे सके। चलें जी, अब गेम ऑन हो रही है। हाउएवर टीएल इज रिस्पॉन्सिबल, पहले जरा मुझे लाइनें बनवा दें, वो जॉब बनवाते थे। इधर डालें कस्टमर, डालें ना, इधर डालें कस्टमर, बाराती और वो सारी मिसालें, इधर डालें कस्टमर। इधर मेरे ख्याल से आता था टीएल। इधर नजर मार लेते हैं यार, कोई आप गड़बड़ ना करवा दें। नहीं नहीं नहीं, पहले देख लेते हैं हम कहाँ आते थे, दरमियान में आते थे या खबी साइड पे आते थे? कल जो पढ़ने को बता दीजिए आप, डिग्री करके आएंगे जी, ऊपर हम दरमियान में आते थे, कस्टमर उधर आता था, मैन्युफैक्चरर इधर आता था। टीएल को दरमियान में ले आए। टीएल दरमियान में आता था, इधर कौन आता था? कस्टमर, और इधर कौन? एसएल। 8 महीने के लिए कौन किसकी तरफ लाइबल फील करे? एक्सेलेंट। 8 महीने रिटेलर रिलैक्स है, ये चला जाए मरी सैर करने 8 महीने के लिए रिटेलर, चीज बेचने के बाद रिटेलर को टेंशन नहीं है। 8 महीने ऊपर हेडिंग दी हुई है मैंने, 8 महीने कौन किसकी तरफ लाइबल फील करेगा? एसएल कस्टमर की तरफ। डन। चलें जी, अब पढ़ें। TL is responsible if SL fail to honor its obligation for this warranty. TL जिम्मेदार है अगर SL वारंटी ऑनर ना कर सका। ये कितने महीने की बात हो रही है? एक्सेलेंट, मैं आपको सल्यूट करता हूं, वेल डन। 8 महीने की बात हो रही है, आई रियली अप्रिशिएट यू। TL is responsible if SL fails to honor its obligation। भाईजान SL की जिम्मेदारी ही 8 महीने की है, 4 महीने की तो जिम्मेदारी नहीं SL की। ऐसी जिम्मेदारी किसकी है? 8 महीने की। तो TL is responsible for 8 months। TL is responsible for if SL failed to honor its obligation for this warranty। अब आप मुझे बता दें
टीएल कस्टमर की तरफ रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा अगर एसएल डिफॉल्ट करे। अगर करे, ये हिलती जुलती लाइन मैंने लगा दिया, अगर करे 8 महीने की सारी डिस्कशन क्लोज कर दें, एक फिक्रा या 2 वर्ड बोल के 8 महीने की डिस्कशन क्लोज करें, क्योंकि मुझे पता है आगे 5 मिनट मेरे 4 महीने पे लगने हैं। 8 महीने की डिस्कशन को क्लोज कर दें, बात खत्म हो चुकी है। 8 महीने की डिस्कशन, 12 महीने की बात आपने कर दी, मैं पहले से 8 महीने का फतवा मांग रहा हूं आपसे। 8 महीने के लिए क्या करें भाईजान? इसकी किताबों में लाइबिलिटी बुक करूं या ना करूं टीएल की बात मुझे ये बता दें। नहीं करें, क्या डिस्क्लोज करूं? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ये सवाल हमने किया हुआ है, ये सवाल हमने थोड़ा सा पीछे किया था, अगले सफे पे सवाल था शायद, ये वाला, ये ओवल वाला, इसमें ये बात की थी आपसे। कौन किसकी तरफ लाइबल फील करे? टीएल किसकी तरफ लाइबल फील करे, लेकिन कब? कहीं नहीं लिखा हुआ एसएल ने डिफॉल्ट कर दिया, सवाल पर पढ़ लेंगे, पूरे सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ एसएल ने डिफॉल्ट कर दिया, लेकिन अगर करे तो ये लाइबल हो सकता है उसकी तरफ। इसके लिए क्या डिस्क्लोज करें? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। तो भाईजान जो जिम्मेदारी हम देंगे उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदारी कोई और दे और हम कस्टमर को कह दें अगर उसने ना दी मेरे पास आ जाई, तो फिर हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज की बुक करें। डन हो गया? बुक करेंगे या डिस्क्लोज? ये पहली वाली बात खत्म हो गई। दूसरी वाली बात जी, इफ वारंटी क्लेम अराइज विद इन 8 months, एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट। इफ वारंटी क्लेम्स अराइज विद इन 8 months, एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट। किसको? यार कस्टमर को तो दुनिया का रूल सुन ले, वारंटी में चार्ज होता ही नहीं है। ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड रूल है दुनिया का, वारंटी ही क्या जिसमें चार्ज होना हो। तो इसमें ना अक्सर बच्चे बोलते होते हैं कस्टमर, लेकिन सोचे ना अगर कस्टमर को भी चार्ज करना है तो फिर वारंटी कार्ड किस नाम का? असल में ना वो हमारी बात खत्म हो गई थी, फिर भी उसने 8 महीने के बारे में ना एक और पंगा डाल दिया बीच में। कहता है याद रखना 8 महीने अगर कोई मसला हुआ, एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट टू टीएल। टीएल से फिर कोई पैसे नहीं लेगा। जारी बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिम्मेदारी है किसकी? एसएल की। एसएल की जिम्मेदारी ना 8 महीने आगे ना जाओ, 4 महीने की बात नहीं हो रही। तो टू टीएल लिख लें। जारी बात है यार, इसलिए ना मैंने सवाल शुरू करने से पहले एक सवाल पूछ लिया था, जब वारंटी होती है तो कस्टमर ने कितने पैसे देने होते हैं? आप सबने कहा था 0, तो इसलिए कस्टमर ने तो देने ही नहीं। लेकिन 8 महीने कौन रिलैक्स रहे? रिटेलर भी रिलैक्स रहे। क्यों रिलैक्स रहे? क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? मैं टीएल हम है, हमारा सवाल है, मैं उसको रिटेलर अज्यूम कर रहा हूं। इफ वारंटी क्लेम अराइजेस विद इन 8 months, एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट टू टीएल। तो फिर ये सारा बोझ किसके कंधों पे है? एसएल के। लेकिन हम एसएल का सवाल सॉल्व नहीं कर रहे, तो टीएल की किताबों में क्या डिस्क्लोज होगी? सिर्फ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। However, SL charges 500, SL charges 1000 and SL charges 2500। अगर छोटी मोटी रिपेयर हो तो 500 में हो जाती है, मॉडरेट रिपेयर हो तो 1000 में, मेजर रिपेयर हो तो 2500। SL charges blah 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 for a minor, moderate and major defect respectively in each unit if defect arises in the extended warranty period of 4 months offered by TL. SL charges to, excellent, SL charges to। जाहिर बात है SL ने अब किससे पैसे लेने हैं? आप बता दें भाईजान, ये क्या कहानी बनी आखिरी 4 महीने की? कस्टमर, टीएल, एसएल। बता दें जी टीएल किसकी तरफ लायबल फील करे? एसएल की तरफ। वो यार वो बात आपकी सही है, कस्टमर की तरफ लायबल फील करे, लेकिन कस्टमर को तो उसने मोबाइल सही करा के दे देना ना। मैं पूछ रहा हूँ पैसे किसको देगा? पैसे किसको देगा? एसएल को देगा। कस्टमर किसके पास डायरेक्टली जाएगा सही कराने? मैन्युफैक्चरर के पास, क्योंकि वारंटी किसने सही करके देनी है? मैन्युफैक्चरर ने। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर का भाईजान ये 4 महीने वाला क्या प्रोग्राम रखा हुआ है तूने? कहते रखा हुआ है सर। कहते बंदे तो मेरे पास ही आएंगे सही कराने। कहते मैं पैसे दे दूंगा आपको। तो ये लाइन जरा दोबारा पढ़ लें, 4 महीने के लिए जो मेन लाइन थी, इसे मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ। However, SL charges 500, 1000 and 2500 for a minor, moderate and major defect in each unit if the defect arises in extended period of 4 months। ये वाली लाइन इग्नोर करके आप मुझे अमाउंट निकाल के दे दें। कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ के टोटल अमाउंट निकाल के दें।
जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। हाँ 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 अभी अभी जी भाई। ओ माय डियर, 8 मंथ्स वाला काट दिया ना आपने सारा, 8 मंथ्स वाला काट के इग्नोर किया। अच्छा मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ ये सवाल पढ़ के कि शहजादा है कोई बंदा 100 चीज़ें बनाता है तो 12 चीज़ें आ जाती हैं 8 महीने के अंदर छोटी मोटी रिपेयर के लिए, और 100 चीज़ें बनाता है तो 8 महीने के अंदर 7% चीज़ें आ जाती हैं। 100 चीज़ें बनाता है तो 8 महीने के अंदर 4% चीज़ें बिल्कुल ही फारग मेजर रिपेयर के लिए आ जाती हैं, और 9वें 10वें 11वें 12वें महीने 6% चीज़ें आती हैं। यही है ना 4 महीने का मतलब तो। और चीज़ बेचने के बाद 9वें 10वें 11वें 12वें महीने 10% चीज़ें आती हैं, और फिर चीज़ बेचने के बाद 9वें 10वें 11वें 12वें महीने 5% चीज़ें आती हैं। अगर आप 100 में से 12 चीज़ें आ रही हैं, 100 में से 7, 100 में से 4, 100 में से 6, 100 में से 10, 100 में से 5, तो मेरे ख्याल से 40 चीज़ें तो ऐसे ही वापस आ जाती हैं। पता नहीं क्या बिजनेस कर रहा है ये, तो अच्छी खासी चीज़ें इसके पास वापस आती हैं। डन हो गया। अब 8 मंथ्स को तो काटें, ठीक है। मसला किसका रह गया? सिर्फ 4 मंथ्स का। तो 100 तो चीजें हमने बेची नहीं, 100 बेचते तो 6 आती, 100 बेचते तो 10 आती, 100 बेचते तो 5 आती, 100 तो हमने बेची नहीं। हमने पूरे साल में कितनी बेची? ये इस लाइन को काट दें अभी। 100 बेची नहीं, कितनी बेची? 12,000। अब ये कैलकुलेशन अपने सामने रखिएगा। डन। बेशक आप भी इसी तरह किताब पे 12,000 इंटू 6%, ये 720 क्या है? क्वांटिटी 12,000 में से जो 9वें 10वें 11वें महीने माइनर रिपेयर के लिए आएगी जी। 1200 ना, वो पाइप बोंगी ना मारना है तो टोटल ना कर छड़ना खुदा के लिए। ये टोटल करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका टोटल नहीं करना, हद होगी। इस पे इतना कितना खर्चा आएगा? 500। इस पे 1000, इस पे 2500। ग्रैंड टोटल बता दो यार। 3060। हाँ जी। जवाब सही आ रहा है आपका इन लाइन? ठीक है, 3060, बल्कि 3060 000 पूरा लिखवा दो। खैर डन जी। ना 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 ना, ऐसे नहीं छोड़ना आपको। अगली लाइन पढ़ें, अगली लाइन पढ़ें। अच्छा यार मुझे ये बताएं, हमारा ईयर एंड कौन सा है? 30/19। मैंने पूरे साल में कितने यूनिट्स बेचे हैं? 12,000। 12,000 बेचे हैं। इनमें जो मैंने जुलाई में बेचे होंगे, वो उनके 9वां या 10वां महीना फरवरी मार्च में पूरा हो गया होगा। बात समझा करें ना, फिर बात सही तरीके से समझा करें। वारंटी में ऐसे नहीं होता कि सारे यकम जुलाई को बिक जाते हैं। अगर सारे यकम जुलाई को बिक जाते ना तो भाईजान कोई लाइबिलिटी ना होती, क्योंकि 12वां महीना पूरा हो गया होता, सारे सही करा के जा चुके होते। भाईजान वारंटी का मेन कॉन्सेप्ट समझे। वारंटी डजंट मीन कि सारे लोग आएंगे यकम जुलाई को हमारी चीज से, हमारी दुकान से चीजें लेके चले जाएंगे और 12वें महीने के एंड पे हमें पता चल जाएगा कितने लोग आए हैं वापस। ऐसा नहीं होता। जुलाई वाले अगर 8 महीने में ना आए तो फिर जाके फरवरी मार्च में अप्रैल में आएंगे। डन। जिनको मैं अगस्त में बेचूंगा 12,000, तो थोड़े थोड़े करके मैंने बेचे होंगे। अगर जिनको मैं अगस्त में बेचूंगा वो कब आएंगे? वो भी हो सकता है अगर 11वें महीने आए तो जून में आ जाए या मई में आ जाए।
लेकिन मेरे भाई कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनको मैंने यहाँ बेचा होगा, यहाँ बेचा होगा, इन्होंने तो अगले साल आना है। क्या आप एग्री कर रहे हैं जो मैंने लाइबिलिटी निकाली है ये सारे सोल्ड यूनिट्स पे निकाली है 12,000 पे? क्या आप ये भी एग्री कर रहे हैं इन 12,000 में से कुछ रिपेयर करा के चले गए होंगे क्योंकि उनका 9वां 10वां 11वां 12वां महीना हमारे साल के अंदर ही पूरा हो गया होगा? तो अगर वो रिपेयर करा के चले गए होंगे तो ये लाइबिलिटी का कैरी डाउन निकले या ये टोटल लाइबिलिटी है? मेरी टोटल लाइबिलिटी है। इसमें से कुछ ऑलरेडी पेड है, इसमें से कुछ ऑलरेडी, ये टोटल मेरा खर्चा निकला था असल में। उसमें से कितनी वारंटीज ऑनर हो चुकी हैं? हैज बीन पेड इन दीज यूनिट्स। इन यूनिट्स में से थोड़ा सा खर्चा पे हो चुका है, 1.2 मिलियन। अब आप मुझे बता दें मेरे खर्चा था कितना? खर्चा था कितना? 30। कितना पे हो चुका है? 18। मैं लाइबल किसके लिए फील करूं? हिम्मत, हौसला, IS-12। एक अकाउंट बनता था प्रोविजन फॉर वारंटी, ब्रॉड डाउन सवाल में गिवन नहीं है। एक्सपेंस 30, कैश 1200, कैरी डाउन, नोट करें। तो जो वारंटी आप निकाला करेंगे और उसमें से कोई पे होगी भी तो बाकी पेएबल होगी। डन जी। अब अगर तो आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए और बिल्ट हो जाए तो एक लाइन आपको पुराने सवाल की पढ़नी पड़ेगी। वो आप माने ना माने, चीखें चिल्लाएं, वो आपको मैं लाइन ज़रूर पढ़वाऊंगा। अगला क्वेश्चन है 3 का 1। 3 के 1 की आखिरी लाइन मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें भी वारंटीज थी लेकिन एक बड़ी मज़े की लाइन लिखी हुई थी। ऑन 31 दिसंबर 18, देख यार, ऑन 31 दिसंबर 18 इट इज़ एस्टिमेटेड दैट total cost of 4 and 7 would be incurred in next year for providing warranty service। इसने दिया ही क्लोजिंग पेएबल। इसमें से पेमेंट्स वगैरह इसने नहीं दी, इसने कहा मेरा अंदाजा है कि अगले साल में इतनी वारंटीज ऑनर करूंगा, तो इसलिए इसमें ऑलरेडी कैरी डाउन ही अवेलेबल था। इसमें से पेमेंट्स वगैरह माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस सवाल में क्यों पेमेंट्स दी हैं? क्योंकि पहले हमें पूरा खर्चा निकलवाया इसने, खर्चे में से फिर पेमेंट्स दे दी हैं, लेकिन उधर हमें पूरा खर्चा नहीं निकलवाया। ठीक है, तो लिखें ये ऑलरेडी क्लोजिंग पेएबल्स हैं। क्वेश्चन 3 में आके ये ऑलरेडी क्लोजिंग पेएबल्स हैं, इसमें पेमेंट्स वगैरह नहीं है ना, ये ऑलरेडी क्लोजिंग पेएबल्स हैं। ये 3 का 1 किया था हमने। कल क्या करना है? कल यार वो IS-28 के कुछ पास पेपर्स हैं वो देखेंगे, और फाइनल अकाउंट का पास पेपर का क्वेश्चन 11 है, वो भी शायद हम देखें। तो यही 1-2 चीज़ें होंगी। तो ठीक है यार, क्लोज करो। ये मेरे ख्याल से 4 घंटे तो हो गए, अब 2 घंटे इस लेक्चर के और रह जाएंगे, अब कल अपलोड करेंगे।